सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपना पार्ट नंबर 3 होने वाला है COA का, है ना। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 के कवर कर लिए हैं। अब ये पार्ट नंबर 3 है। इस वाले पार्ट में अपन जितने भी रिमेनिंग अपने टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स खत्म करेंगे एंड ये फाइनल पार्ट होने वाला है अपना, ठीक है। सो अब हो सकता है ये थोड़ा सा बढ़ा जाए, बट यहाँ पे सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है, अभी जाओ फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड सबसे पहले परचेस करो उसको, देन उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना, ठीक है। सो इतना क्लियर है आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। देखो, इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंप्यूटर है या फिर कोई सा भी यहाँ पे अपना CPU है, तो उसको कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। अब वो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेगा, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। भाई उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे कुछ ना कुछ, तब तो जाके वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है ये क्या करता है, यहाँ पे सिंपल सा, इसमें क्या होता है, साइकिल का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस, पूरी सीक्वेंस, है ना। तो इसमें यही होता है कि एक पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके, मतलब सीक्वेंस में साइकिली फॉलो किया जाता है ना, एक साइकिल के फॉर्म में। सो इस तरीके से रिपीटिव इटरेशन चलते, इसमें बार बार यहाँ पे प्रोसेस को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ये एग्जीक्यूशन कब रुकता है, जब यहाँ पे इसको जो CPU होता है, जब उसको कमांड मिलती है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे हॉल्ट। तो अगर यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन CPU को मिलती है तो वहां पे वो फिर बंद कर देता है एग्जीक्यूशन करना। सिंपल सा अपना इतना चीज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो सिंपल से यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ डिजिटल कंप्यूटर एग्जीक्यूशन अ प्रोग्राम एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन मेमोरी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेमोरी में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसके हिसाब से यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन होता है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज अ कंप्यूटर प्रोसेस बाय विच एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूशन बाय द CPU। मतलब सबसे पहले फेच करता है, वो फेच का मतलब होता है निकालता है ना, लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रेटेड, मतलब यहाँ पे समझना, उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है। देन बाद में क्या होता है, एग्जीक्यूटेड, मतलब बाद में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो देखो, दिस साइकिल इज इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब होता है बार बार प्रोसेस, इटरेटिव मतलब बहुत सारी प्रोसेस, तो बार बार प्रोसेस चलती रहती है। एंड सिक्वेंशियल, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अंटिल, कब तक ये प्रोग्राम चलता रहता है, जब तक यहाँ पे ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन उसको मिल नहीं जाती। अगर ये मिल गई तो वो CPU फिर वहां पे बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। देन उसके बाद देखो, द इंस्ट्रक्शन साइकिल रिप्रेजेंट्स द इंटरेक्शंस बिटवीन मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसमें क्या होता है, सिंपल सा इंटरेक्शन होता है बिटवीन मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंपल से देखो, यहाँ पे क्या होता है, इन अ बेसिक कंप्यूटर एन इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ, इंस्ट्रक्शन क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप कोड, देन उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फील्ड, देन यहाँ पे इनडायरेक्ट बिट जिसको अपन I से डिनोट करते हैं। अब ऑफ कोड क्या होता है, ऑफ कोड मतलब ये बताता है ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करना है। देन यहाँ पे जो अपना एड्रेस फील्ड है ये क्या बताता है, ऑपरेंड का यहाँ पे लोकेशन, मतलब उसकी एड्रेस, राइट। देन यहाँ पे इनडायरेक्ट जो बिट होता है जिसको I से डिनोट करते हैं, ये बताता है आपको एड्रेसिंग मोड, जो आपने एड्रेसिंग मोड ऊपर देखे होंगे, है ना, वो वाले एड्रेसिंग मोड, राइट। तो इस तरीके से कुल मिला के अपना इंस्ट्रक्शन साइकिल रहता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा फिलहाल तो। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, अपन देखने वाले हैं फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब यहाँ पे ये 5 फेजेस होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के। सो ये सिंपल सा आपको क्या करना है, बस याद रखना है, क्योंकि अगर टॉपिक आता है तो आप लिख सको कि एक्चुअल में कौन कौन से फेजेस होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे फेज होता है जो कि होता है फैच इंस्ट्रक्शन, राइट, मतलब फैच फेज, राइट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इज फैच्ड फ्रॉम मेमोरी यूजिंग PC, मतलब प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अपना है डिकोड फेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिकोड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, डिकोड इज इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग CU मतलब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट के थ्रू क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे है थर्ड वाला, इफेक्टिव एड्रेसिंग इवेल्युएशन, राइट। अब इफेक्टिव एड्रेस इवेल्युएशन में होता क्या है, सिंपल से याद रखो,
अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट अपना जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज हो रहा है तो सिंपल सा अपना यहाँ पे ये वाला फेज यहाँ पे वर्क करता है उसके लिए, है ना। तो याद रखना कि अगर यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है तभी जाके ये इफेक्टिव एड्रेस इवेल्युएशन निकाला जाएगा, अदरवाइज नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अपना फोर्थ है यहाँ पे फैच ऑपरेंड। तो फिर क्या होता है, ऑपरेंड को फैच किया जाता है मेमोरी में से। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट फेज। तो इसमें क्या होता है, अपना एग्जीक्यूशन होता है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इस तरीके से अपने ये 5 फेज होते हैं किसके, फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल के। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाला है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सो यहाँ पे ये जनरली 3 तरीके से अपनी इंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहला होता है यहाँ पे रजिस्टर रेफरेंस, देन उसके बाद होता है इनपुट आउटपुट, देन यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। सो ये 3 तरीके से यहाँ पे होता है। सो रजिस्टर रेफरेंस का मतलब होता है सिंपल सा रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेशन इज परफॉर्म डायरेक्टली ऑन सीपीयू रजिस्टर, राइट, नो मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अपना रजिस्टर रेफरेंस हो जाएगा। इनपुट आउटपुट का मतलब यहाँ पे है कि यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब अगर हम डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे देखो ये है कंट्रोल लॉजिक। अब कंट्रोल लॉजिक यहाँ पे इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंड करना, राइट। सो इसका मतलब है द कंट्रोल यूनिट यूज कंट्रोल लॉजिक टू सेलेक्ट ऑपरेशंस। अब यहाँ पे जो अपनी कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है, कंट्रोल लॉजिक का यूज करती है ऑपरेशन को समझने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से अपने हैं। सो अगर यहाँ पे अब डी का मतलब होता है यहाँ पे अपना डिकोडर, आई का मतलब होता है इनडायरेक्ट, राइट। तो इनडायरेक्ट रजिस्टर और यहाँ पे अपना डी मतलब डिकोडर। इस तरीके से कुल मिला के अपना रहता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे दोनों जीरो हैं, डी भी जीरो है, आई भी जीरो है, तो यहाँ पे मेमोरी अपना एड्रेसिंग होगा, मतलब मेमोरी एड्रेसिंग ऑपरेशन होगा। अगर यहाँ पे डी जीरो है मतलब डिकोडर जीरो है और अपना आई वन है तो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर डी अपना वन है, याद रखना डी वन है आई जीरो है तो यहाँ पे रजिस्टर रेफरेंस होगा। देन अगर डी वन है और आई भी वन है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। अब इसको याद कैसे करना है, ध्यान से समझो। जैसे अपना जो डिकोडर होता है, ठीक है, तो डिकोडर का जनरली हम यूज़ करते हैं रजिस्टर को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, या फिर किस रजिस्टर में यहाँ पे वो क्या बोलते हैं वैल्यू स्टोर होगी उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे अपनी डी की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे याद रखना रजिस्टर रेफरेंस का इसमें यूज होगा, ठीक है। रजिस्टर रेफरेंस अपना ऑपरेशन होगा यहाँ पे। देन उसके बाद अगर दोनों यहाँ पे 1 1 है तो याद रखना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। दोनों अगर 1 है, आई भी 1 है और डी भी 1 है, और अगर दोनों 0 है तो मेमोरी एड्रेसिंग। और अगर यहाँ पे आई 0 है, सॉरी अपना डी 0 है, डी 0 मतलब यहाँ पे जो अपना डिकोडर है वो 0 है। आई क्या होता है अपना, यहाँ पे आई होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का 1 है मतलब ये क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाएगा, उसका उल्टा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, आपको रखना हो, ठीक है। सो क्लियर है आपको यहाँ तक। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस लॉजिक इंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन पाथ विथआउट एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के यहाँ पे ये आपको यहाँ पे परफेक्ट पाथ सेलेक्ट करके देता है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये है एग्जीक्यूशन फेज। तो एग्जीक्यूशन जो अपना फेज होता है, आपको पता होगा ना, जो अपन ने यहाँ पे टाइप्स देखे थे इंस्ट्रक्शन के, ये ऊपर यहाँ पे, राइट, सबसे इससे भी ऊपर अपन ने जो यहाँ पे देखा था, तो उसमें आपको पता है यहाँ पे कि 4 तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट होता था, एग्जीक्यूशन फेज भी आता था उसमें, है ना। तो एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन टाइप। तो किस इंस्ट्रक्शन पे वो डिपेंड करता है ये अपन को यहाँ से पता चलेगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला होता है अपना मेमोरी इंस्ट्रक्शन, सेकंड होता है यहाँ पे रजिस्टर इंस्ट्रक्शन, थर्ड होता है यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, राइट। अब उसके बाद सबसे पहले मेमोरी इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो जो अपना ईए होता है मतलब इफेक्टिव एड्रेस, तो वो कहाँ पे होता है, वो अपना यहाँ पे होता है AR मतलब यहाँ पे MAR के अंदर, मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, राइट। तो इस तरीके से ये अपना यहाँ पे हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये होता है अपने यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रजिस्टर्स, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर पे ऑपरेशन होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एसी मतलब एक्यूमुलेटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। इस तरीके से जनरली अपना रहता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन रिजल्ट इज स्टोर इन द रिजल्ट डेस्टिनेशन, तो जो भी रिजल्ट डेस्टिनेशन होगा उसमें फिर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद, क्योंकि ये लास्ट ही फेज होता है ना, लास्ट फेज है जिसको बोलते हैं अपन एग्जीक्यूशन फेज। क्लियर है ये चीजें। अब इसके बाद देखो इंपोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस काउंटर रीसेट। अब ये क्या होता है, इसमें जनरली अपन क्या करते हैं, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है सीक्वेंस काउंटर की। पहली बात है एक प्रॉपर सीक्वेंस को ये फॉलो करता है ना, सीक्वेंस को फॉलो करता है। रीसेट का मतलब ये होता है भाई जब सारी चीजें खत्म हो गई हैं, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, तो अपन को रीसेट भी तो करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इंश्योर फैच इज अलाइंड विथ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोग्राम, राइट। जो न्यू प्रोग्राम है उसके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ अपना अलाइन हो, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेंटेन्स कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शंस फ्लो, मतलब यहाँ पे जो कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन का फ्लो है वो मेंटेन होके रखे, ठीक है। देन उसके बाद प्रिवेंट्स एग्जीक्यूशंस ऑफ मेंटेन्ड इंस्ट्रक्शंस लाइक ओल्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से जनरली रहता है, यहाँ पे T0, यहाँ पे T1, T2, T3 और T4, ये मतलब जो अपना सीक्वेंस काउंटर होता है, SC इसको बोलते हैं। SC का यहाँ पे जनरली T0 है, मतलब SC भी 0 है। यहाँ पे SC अपना 1 है, यहाँ पे जो अपना SC है वो 2 है, यहाँ पे SC क्या है 3 है, और यहाँ पे SC क्या है 4 है। सीक्वेंस काउंटर इसका एक सीक्वेंस बना रहता है, मतलब ये प्रॉपर तरीके से चलता रहता है, ठीक है। सो होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले फ्लो चार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। जो चीज़ें अभी अपन ने ऊपर पढ़ी है ना, भले ही आपको वहाँ पे अभी ज़्यादा समझ में ना आया होगा, या फिर आप सोच रहे होगे इसका यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में ये यूज़ कहाँ आएगा, कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको पता चल जाएंगी। तो ये पूरा क्या है इसका, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो चार्ट है, ठीक है। कैसे वर्क कर रहा है ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सीक्वेंस काउंटर 0 रहता है ना। यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी इनिशियल स्टेज है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, नीचे आए, यहाँ पे नीचे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद अपन T0 पे आ गए, ठीक है। T0 पे आए, फिर क्या होगा, जो अपना प्रोग्राम काउंटर होगा, तो इसके अंदर जो भी चीज़ यहाँ पे होगी वो यहाँ पे कहाँ कॉपी हो जाएगी, इसके अंदर AR के अंदर, मतलब एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगी प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो इसके अंदर यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। फिर अपन मूव करेंगे यहाँ पे इस पे T1 पे, तो नीचे आएंगे। फिर अब जब नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे 2 काम होंगे, कौन कौन से। पहला यहाँ पे पहली बात, ये जो स्टेज है अपनी, इसको बोलते हैं यहाँ पे फैच। यहाँ पे मतलब फैच काम होता है, फैच किया जाता है, राइट। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले जो अपना प्रोग्राम काउंटर था, इसको सबसे पहली बात यहाँ पे 1 प्लस करके बढ़ा दो। 1 प्लस करके अपन ने बढ़ा दिया, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम काउंटर की अब वैल्यू क्या होगी, +1 एक्स्ट्रा ऐड हो गई, है ना, मतलब आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे, मतलब उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको अपन यहाँ पे IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अपन यहाँ पे फिर से नीचे आएंगे। अब ये वाली जो स्टेज है, ये है अपनी यहाँ पे डिकोड। यहाँ पे क्या होगा, डिकोड होगा। तो अब किस तरीके से डिकोड होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे यह है डिकोड, राइट। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है अपना 0 से लेके 11 तक, अब 0 से लेके 11 तक अपना यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर के अंदर यहाँ पे डिकोड किया जाएगा। अब ये एड्रेस रजिस्टर के अंदर 0 से 11 तक ही क्यों डिकोड किया जा रहा है, उसका रीजन है बिकॉज अपना यहाँ पे अपन 16 बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 16 बिट की बात कर रहे हैं। तो 0 से लेके यहाँ पे 1 2 इस तरीके से लेके 15 तक अपने यहाँ पे टोटल नंबर रहेंगे, 0 से लेके 15 तक, है ना। तो 0 से लेके 11 तक अपने यहाँ पे आ जाते हैं इसके अंदर एड्रेस फील्ड के अंदर। किसके अंदर, एड्रेस फील्ड के अंदर। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 11 तक एड्रेस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, मतलब टोटल 12। तो 12 आ गए किसके अंदर, ये एड्रेस फील्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये देखो अपना यहाँ पे जो 15th नंबर का होगा, 15th नंबर वाला, तो यहाँ पे 15th नंबर ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसको अपन आई के अंदर ले आएंगे। अब आई क्या होता है, आई है अपना इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, राइट। तो उसके अंदर यहाँ पे अपना ये आ जाएगा, है ना। अब बचा क्या, अब देखो 0 से 11 तक यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे 15 अपना आई के अंदर आ गया। अब बचा सिर्फ अपना यहाँ पे कौन सा, 12 13 और 14।
तो ये जो तीन रहते 12, 13, 14, ये अपने यहाँ पे ऑप कोड के अंदर आते हैं। किसके अंदर? ऑप कोड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपना पूरा रहता है। 16 बिट के लिए हम जनरली बात करते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्लियर है आपको? सो सिंपल से आपको समझ में आया कि 16 बिट की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, दैट्स वाई अपन यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करते हैं इनको। फिर आते हैं हम नीचे। अब यहाँ पे नीचे आए, अब देखो आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि यहाँ पे आई की वैल्यू, डी की वैल्यू, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू अपनी 0 है और आई की वैल्यू 1 है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो अपन यहाँ पे इस तरफ जाएंगे जो कि है मेमोरी टाइप, और अगर यहाँ पे 1 है तो रजिस्टर और इनपुट आउटपुट की साइड जाएंगे, है ना। वो आपने ऊपर पढ़ा था ना कि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, और अपनी आई की वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे देख रहे थे क्या अपना सेलेक्ट होगा, है ना। सो यहाँ पे अगर अपनी आई की वैल्यू 0 है तो मेमोरी टाइप, और अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो रजिस्टर और यहाँ पे इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो अगर सपोज यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है तो अपन यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे भी दो तरीके से हैं, एक तो अपना डी है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर डी की वैल्यू यहाँ पे अपनी 1 है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे ये इनडायरेक्ट हो जाता है, अगर ये यहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, राइट। और अगर ये डायरेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, जो अपना जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ना, वो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, एड्रेस रजिस्टर के अंदर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से मूव कर जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कुछ नहीं होगा कब, जब यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे मतलब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो अपना डिकोडर है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से होगा। फिर दोनों अपने यहाँ पे आएंगे, दोनों जो भी होगा नीचे ही आएंगे वो तो, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, और जो अपना यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरीके से अपना रहता है। अब अगर रीसेट हो गया तो फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर क्या होगा, ये वही चीज हो रही है। अगर रीसेट हो गया तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ऊपर से सीधा ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये ऊपर उसी प्रोसेस में आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया, लास्ट में ये यहीं पे स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका नाम ही है साइकिल। साइकिल क्या होता है, इस तरीके से क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ ही तो बन रही है ना। सो सिंपल सा अपना वही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे अब इस तरफ आते हैं, है ना। अगर यहाँ पे अपना 1 आता है आई की वैल्यू, तो यहाँ पे फिर दो तरीके से होते हैं। यहाँ पे आई अपना एक तो यहाँ पे 1, एक तो यहाँ पे 0। अगर आई अपना 1 है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अगर आई अपना यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पे रजिस्टर। क्लियर है? आई 0 है तो रजिस्टर। फिर अपन यहाँ पे अगर आई 0 हुआ तो यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे रजिस्टर की रेफरेंस में इंस्ट्रक्शन, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, सीक्वेंस काउंटर को अगेन 0 करेंगे। सीक्वेंस काउंटर हर बार 0 होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, रीसेट कर देते हैं, वापस फिर से ऊपर चले जाते हैं, फिर से इसी साइकिल को रिपीट करने लगते हैं। मतलब जो इटरेशन होती है ना वो फिर से यहाँ पे चलने लगती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ये आई की वैल्यू 1 है तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, और फिर यहाँ पे भी सीक्वेंस काउंटर 0। ये कुल मिला के इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोगों को ज़्यादा कुछ यहाँ पे अभी याद नहीं हुआ होगा, बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा क्या होता है। अगर आप एक बार और देखोगे शुरू से लास्ट तक मैंने अभी क्या बताया, फिर से एक बार रिपीट करोगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इससे पहले अगर आप एक चीज़ कर लोगे, देखो ये वाली चीज़ आप कर लोगे, यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक, तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, डी और आई की वैल्यू किस तरीके से क्या हो रही है। तो वहाँ पे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और अगर इसको याद करोगे तो फिर वहाँ पे लिखने में आसानी होगी और आपको बढ़िया मज़ा आएगा उसको बनाने में, है ना। इसलिए आप लोग जो भी मैं करा रहा हूँ, वन शॉट वगैरह करा रहा हूँ, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपने वन शॉट देख लिया, आपको समझ में आ गया, बाद में आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुद से बना के ट्राई करो, वन शॉट आने में भी बनने में भी टाइम लगता है ना। सो यहाँ पे तब तक क्या किया करो कि अपनी सारी चीज़ें रिवाइज करो, एक बार डायग्राम बना के देखो, अगर कोई सी चीज़ में डाउट है फिर से उसको देखो, एक बार फिर से देखो, अपने आप से खुद से देखो, है ना। ट्राई करो कि समझने का ट्राई करो क्या होता है, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो बिल्कुल एआई का भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे उससे भी पूछ लो कि यहाँ पे क्या होता है। तो इससे क्या होगा, आप हर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओगे, है ना। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना खुद से बना के। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले बस स्ट्रक्चर एंड इट्स रोल इन सीपीयू मेमोरी कम्युनिकेशन, राइट। तो अब बस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि बस पे जितना भी कंट्रोल होता है ना, वो भाई किसका होता है, सीपीयू का होता है।
ठीक है। तो जितनी भी बसें जा रही हैं, बस का मतलब काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इंस्ट्रक्शन को, एड्रेस को, डेटा को ले जाना। ये सिंपल सा काम किसका होता है, बसों का होता है। बिना बस के जैसे नॉर्मल अपनी रियल लाइफ में भाई बस क्या करती हैं, अपन को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे पहुंचाने का काम करती है। आपको कॉलेज जाना है, बस से जाओगे। आपको मान लो कहीं भी जाना है, आप बस से जाओगे, है ना। वो अलग बात है, किसी के पास एयरक्राफ्ट होगा, किसी के पास हवाई जहाज होगा, है ना, उससे जाते होगे। किसी के पास हो सकता है हेलीकॉप्टर हो, तो उससे जाते होगे, है ना। बट यहाँ पे जनरली लोग, नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बसों का यूज करते हैं, है ना। सेम ऐसे ही है भाई, जो अपना जो कम्युनिकेशन होता है पूरा सीपीयू मेमोरी का, वो पूरे क्या है, मिडिल क्लास वाले लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, बसों का यूज करते हैं, है ना। कुछ भी चीज करने के लिए, कहीं भी ट्रांसफर करने के लिए डेटा या फिर एड्रेस, बस का ही यूज करते हैं, राइट। सो सिंपल सा आप देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में बस। सो बस स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन pathways used to transfer data, address, and control signals among the major components of a computer system such as CPU, memory, and input-output devices. क्लियर है, समझाने की जरूरत तो है नहीं, है ना। सिंपल, आगे बढ़ते हैं चलो। सो इट एक्ट्स एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम दैट एनेबल कोऑर्डिनेट एंड एफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो सिंपल सा है कि ये क्या करता है, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह है सारी चीज़ों को ले जाता है। किसको ले जाता है, डेटा को ले जाता है, एड्रेस को ले जाता है, कंट्रोल सिग्नल्स को ले जाता है ना। और एक तरीके से क्या करता है, एक प्रॉपर अच्छा मीडियम बनाता है ना। क्या करता है, मीडियम बनाता है, और यहाँ पे सारी चीज़ें एक कॉमन बस के थ्रू शेयर करता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे क्या है, द बस स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड computer organizations by providing a common pathway instead of separate point to point connections, right। मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, एक यहाँ पे कॉमन पाथवे, मतलब कॉमन बसों का यूज करते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं भाई बहुत सारी बसें हो, कॉमन बस का ही यूज हो किया जाता है, चाहे कोई सा भी काम करना हो, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं कितने तरीके से हमारे यहाँ पे बस होती हैं, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कंपोनेंट्स ऑफ बस स्ट्रक्चर। द सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर बसेस। सबसे पहला होता है अपना एड्रेस बस। अब नाम से सिंपल है, एड्रेस बस है, क्या करेगी, एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करेगी, मतलब सॉरी स्टोर नहीं, एड्रेस को यहाँ से वहाँ ले जाएगी, है ना। तो एड्रेस को ये क्या करती है, यहाँ वहाँ ले जाती है। सो एड्रेस को कैरी करती है। सो कैरी द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस दैट द सीपीयू वांट्स टू एक्सेस, राइट। तो यहाँ पे ये सिंपल है, जो अपनी एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब ये सिर्फ यहाँ पे सीपीयू से कहाँ जाएगी, यहाँ पे मेमोरी में जाएगी, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी से यहाँ पे सीपीयू में आ जाए एड्रेस बस, ऑलवेज यहाँ पे सीपीयू से मेमोरी, ठीक है, क्लियर है। सो ये यूनिडायरेक्शनल होती है। देन उसके बाद डिटरमाइंस द मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी। हम मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर n, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जितने बिट्स होंगे, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 16 बिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 16 बिट के लिए मुझे पता लगाना है कितनी पॉसिबल यहाँ पे एड्रेसेस बन सकते हैं, मेमोरी में कितनी लोकेशंस बन सकती हैं। कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 16 कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑल राइट, सो ये होता है कुल मिला के अपना एड्रेस बस, क्लियर है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे डेटा बस क्या होता है। अब डेटा बस ये भी सिंपल है, नाम से डेटा को क्या करता है, कैरी करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफर एक्चुअल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में यहाँ पे क्या करता है, डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, मतलब कैरी करके रखता है, ठीक है। सो ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये सीपीयू से यहाँ पे मेमोरी में भी आ सकता है ना। ये मेमोरी अपना सीपीयू से मेमोरी में भी, और मेमोरी से सीपीयू में भी, मतलब दोनों डायरेक्शन में ये आ जा सकता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में डेटा को यहाँ से वहाँ ले जा सकता है, वहाँ से यहाँ, इस तरीके से अपना रहता है डेटा बस। सिंपल है, इस तरीके से समझ आ गया। देन उसके बाद है अपना कंट्रोल बस। अब ये कंट्रोल बस क्या होता है, कंट्रोल बस का काम होता है यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स को क्या करना, कैरी करना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, कैरीज टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी रीड करना, मेमोरी राइट करना, इनपुट आउटपुट रीड, देन यहाँ पे क्लॉक, और यहाँ पे इंटरप्ट सिग्नल। तो ये सारे अपने क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, जो अपन कंट्रोल बस के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अपना बसेस क्या होती हैं एंड उसके कितने
टाइप्स होते हैं, जनरली 3 टाइप होते हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। ये 3 तरीके से अपनी बस रहती है। तो देखो सिंपल सा आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है अपना यहाँ पे सिस्टम बस। क्या कहलाता है, ये सिस्टम बस कहलाता है। नीचे आपको यहाँ पे डेटा बस बनाना है, यहाँ पे एड्रेस बस और यहाँ पे कंट्रोल बस। सिस्टम बस के अंदर एक बड़ा बॉक्स बनाना, ये आपने सबसे बड़ा बॉक्स बनाया, ये सबसे बड़ा बॉक्स पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्रोल बस, यहाँ पे आपका एड्रेस बस, यहाँ पे डेटा बस। फिर यहाँ पे 3 बॉक्स बनाना, 1 2 3। यहाँ पे आपका आ जाएगा सीपीयू, यहाँ पे आ जाएगा आपका मेमोरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से अपना आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इनको कनेक्ट करके रखना है। तो इन सबको आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या है, पूरा अपना सिस्टम बस है। ठीक है, कनेक्ट कैसे करोगे, सिंपल है। जो अपना यहाँ पे मेमोरी है, पहले तो इसको यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दो कंट्रोल बस के साथ। फिर यहाँ पे डेटा बस के एड्रेस बस के साथ और डेटा बस के साथ, तीनों के साथ कनेक्ट कर दिया। जो अपना यहाँ पे इनपुट आउटपुट है, इसको भी अपन को यहाँ पे तीनों के साथ कनेक्ट कर देना इस तरीके से। देन उसके बाद जो अपना सीपीयू है, तो सीपीयू में याद रखना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल बस को यहाँ पे कनेक्ट करना है एड्रेस बस के साथ। ठीक है, कंट्रोल बस को किसके साथ, एड्रेस बस के साथ। और फिर यहाँ पे आपका जो सीपीयू है, उसको यहाँ पे आपको कंट्रोल बस के साथ कनेक्ट कर देना है। देन उसके बाद जो सीपीयू है, उसको लास्ट डेटा बस के साथ कनेक्ट करना है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये डायग्राम आप सिंपल सा एक बार बना लेना, है ना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के बारे में, यानी आरटीएल के बारे में। अब ये रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होता क्या है, देखो जैसे ये अपना क्या है, सीपीयू है, ये क्या है, सीपीयू है ना, सीपीयू। अब इसके अंदर रजिस्टर भी होंगे, डेफिनेटली R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है और बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। अब उसके बीच में कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, यहाँ से वहाँ कैसे चीज़ें का यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, कैसे डेटा जाता है ना, कैसे लोड करते हैं, सारी चीज़ें जो भी होती हैं उसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तो किस तरीके से, किस नोटेशंस में अपन उसको ट्रांसफर करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आरटीएल यानी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। वही चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो देखो सिंपल सा, द सिंबॉलिक नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशंस। माइक्रो ऑपरेशंस मतलब जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना सीपीयू के अंदर, छोटे से छोटे भी, वो सारे माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। ट्रांसफर अमोंग रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, राइट। तो ये सारे यहाँ पे क्या कहलाता है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कहलाता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, और रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग इन सिंबॉलिक फॉर्म द माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंस अमोंग द रजिस्टर्स ऑफ अ डिजिटल मॉड्यूल्स, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा समझो, यहाँ पे मॉड्यूल्स है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल है एक, जैसे मान लो यहाँ पे R1 और R2। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे R1 R2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 में जो यहाँ पे डेटा रखा गया है, यानी ऑपरेंट है जो, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है किसमें, R1 में। क्लियर है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे R2 से चीजें R1 में ट्रांसफर हो रही है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सपोज यहाँ पे R1 के अंदर 10 यहाँ पे स्टोर था, R2 के अंदर यहाँ पे 25 स्टोर था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 की वैल्यू R1 के अंदर रख रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो R1 की वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो R1 की वैल्यू 25 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, है ना। अब जब ये रिप्लेस होगी तो जो पहले वाली वैल्यू थी उसके अंदर, वो यहाँ पे गायब हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेस कर दिया किस वाली वैल्यू ने, इस वाली वैल्यू ने। और फिर यहाँ पे आप लोग सोचोगे R2 के अंदर क्या होगा, तो R2 के अंदर भी 25 ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी वैल्यू, जब कोई भी यहाँ पे डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाता है तो वो कॉपी होता है ना। क्या होता है, कॉपी होता है, ना कि पूरा डेटा एकदम से चला जाता है, रिप्लेस नहीं होता, कॉपी होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे R2 के अंदर भी यहाँ पे 25 ही रहेगा, जो वैल्यू पहले से थी वो रहेगी उसके अंदर, ऐसा नहीं होगा कि वो वैल्यू गायब हो जाएगी, है ना। सो ये सिंपल सी चीज आपको याद रखना है, यही चीज अपने यहाँ पे होता है। ये सब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि P=1, अगर मेरा P=1 होगा, अगर 1 होगा, मतलब P क्या है, अपना कंट्रोल सिग्नल। अगर कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, तभी मेरा यहाँ पे R1 के अंदर यहाँ पे R2 की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे P की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे R1 के अंदर R2 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होगी। ये सिंपल सा अपना कहलाता है यहाँ पे, ठीक है।
तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में RTL होता क्या है ना, बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के, जो यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंबल की बात करें तो ये लेटर्स और नंबर्स का यूज होता है ना। सो सिंपल सा अपना क्या होता है, यहाँ पे नंबर्स का यूज होता है, लेटर्स का यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे ये देखो अपन ने यहाँ पे लेटर्स का यूज किया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये नंबर्स का भी यूज किया है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज होता है। सो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगे हैं ना, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। देन उसके बाद एरो का यूज होता है। तो ये देखो यहाँ एरो लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, तो एरो का यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे कॉमा का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे एरो का यूज हो रहा है, कॉमा का यूज हो रहा है, लेटर्स का यूज हो रहा है, नंबर्स का यूज हो रहा है, पैरेंथेसिस का यूज हो रहा है ना। सो होप आपको इस तरीके से चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो यहाँ पे यही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं आपको सिंपल सा, कि किस तरीके से क्या चीजें यूज होती हैं। तो दो रजिस्टर्स के बीच में कॉमा यूज होता है, पैरेंथेसिस यूज होता है यहाँ पे, है ना। देन यहाँ पे एरो का यूज होता है और यहाँ पे कॉमा का यूज होता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो फॉर्मेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, है ना, तभी तो हमें बाकी चीजें समझ में आएंगी। सो देखो सिंपल सा, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इज अ लो लेवल इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द कंट्रोल मेमोरी, मतलब रोम के अंदर। तो ये क्या है, एक लो लेवल इंस्ट्रक्शन होती है। सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं, देखो ये है क्या, सीपीयू, ये मेरा सीपीयू है। अब इसके अंदर रजिस्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। अब उनके बीच में जितने भी यहाँ पे छोटे से छोटे काम होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जो भी चीज़ें लोड होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो सिंपल सा यहाँ पे क्या कहलाता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। वही सेम चीज़ है कि ये बहुत ही लो लेवल इंस्ट्रक्शन होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया कंट्रोल मेमोरी रोम of a microprogrammed control unit. It specifies the set of micro operations that the CPU perform during a single clock cycle, right? Then इसके बाद देखते हैं micro instructions generate the required control signals to control register transfer, arithmetic and logical operations, memory read write operations and instruction sequence. A sequence of micro instructions form a micro program which is used to execute a machine level instructions, right? तो यहाँ पे सिंपल सा समझो, जब बहुत सारे माइक्रो लेवल के जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, जैसे ये मान लो एक माइक्रो लेवल इंस्ट्रक्शन, माइक्रो लेवल काम यहाँ पे हुआ छोटा सा, देन सेकंड यहाँ पे हुआ, है ना, सेकंड यहाँ पे हुआ, थर्ड यहाँ पे हुआ, राइट। तो ये जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म करने लगते हैं। ये सिंपल सा अपना माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है एक्चुअल में, तो सिंपल से यहाँ पे समझो कि अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी कंट्रोल वर्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। बहुत सारी फील्ड्स को ये कंटेंट करके रखता है। दीज फील्ड्स डिटरमाइन विच ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड एंड हाउ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस विल बी सिलेक्टेड, राइट। तो ये बताती हैं फील्ड्स कि कौन सा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे जो अपना माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है, तो यहाँ पे नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कौन सा होगा, है ना, और कैसे होगा। तो ये सिंपल सा है। अब देखो, स्टैंडर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंटेंस 20 बिट्स डिवाइडेड इनटू 6 फील्ड। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, कौन सा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड के बारे में, स्टैंडर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन, राइट। तो जो स्टैंडर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, पहली बात वो 20 बिट्स को यहाँ पे क्या करता है, कंटेन करके रखता है। कितनी बिट को, 20। अब ये 20 बिट्स यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 फील्ड्स में डिवाइडेड रहती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले यहाँ पे रहता है अपना F1, F2, F3, CD, BR और AD, इस तरीके से रहता है। तो देखना यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 फील्ड्स, तीन तीन यहाँ पे बिट्स को कंटेन करके रखती हैं। सो 3 3 बार, ऐसे लिखो, 3 3 बार, 2 2 बार और 7 1 बार।
तो 3 3 बार, 2 2 बार और 7 एक बार, याद हो गया ना? इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना? सो यहाँ पे ये F1 F2 F3 ये क्या है, फील्ड्स हैं। देन उसके बाद जो आपको CD है ये क्या है, कंडीशन है। BR क्या है आपका, यहाँ पे ब्रांच है। देन उसके बाद AD क्या है, एड्रेस है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे रहता है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना? अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ फील्ड्स। तो यहाँ पे आपको पता है F1 F2 F3 तीन तरीके से यहाँ पे फील्ड्स हैं, राइट? तो अब तीनों फील्ड्स में यहाँ पे अपन समझने वाले कि एक्चुअल में क्या होता है। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, दीज फील्ड्स स्पेसिफाई द माइक्रो ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल। तो क्लॉक साइकिल के दौरान यहाँ पे ये बताती हैं F1 F2 F3 ये तीन फील्ड्स बताती हैं कि कौन सा यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना? सिंस ईच फील्ड्स कंटेंस 3 बिट्स, यहाँ पे ये जितनी भी बिट्स हैं, यहाँ पे ये जितनी भी फील्ड्स हैं 3 बिट्स को कंटेन करके रखती है। मैंने बताया था ना F1 F2 F3, तो 3 3 बार, मतलब ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है, इस तरीके से। सो इट कैन रिप्लेस्ड 8 डिफरेंट ऑपरेशन, तो इसको हम 8 डिफरेंट ऑपरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे देखो, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स दिस फील्ड्स एंड एक्टिवेट्स द रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर CPU ऑपरेशन। अब सिंपल से आपको याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो ये टेबल बनी हुई है। सो सबसे पहली बात यहाँ पे कि सबसे पहले F1 जो अपनी फील्ड है, तो इस तरीके से ये कोड लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, 1 होता है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे लिखते हैं ना बाइनरी में। फिर सिंबल्स की बात करें तो पहला एडिशन, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, ये क्लियर अपना एक्यूमुलेटर, फिर यहाँ पे क्या है INC मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, फिर यहाँ पे DRTAC मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो अपना डेटा रजिस्टर है वो किसके अंदर आएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर आएगा। सो इस तरीके से तो ये चीजें हैं, ये आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, है ना? सो सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसका नीचे, ये देखो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो यहाँ पे देखो जैसे ये एडिशन है, ऐड है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना जो यहाँ पे AC है मतलब एक्यूमुलेटर है, और यहाँ पे जो डेटा रजिस्टर है, इन दोनों को ऐड करके एक्यूमुलेटर के अंदर ही ले आएंगे। तो ये सिंपल सा है पहले, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना ये क्या है, जो एक्यूमुलेटर है उसको 0 कर दो, तो यहाँ पे उसको रीसेट कर देगा, है ना? सेम यहाँ पे ये है, एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, फिर यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। क्लियर है? इस तरीके से अपना यहाँ पे F1 रहता है। अब F2 की बात करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना F2 है, F2 फील्ड ऑपरेशन। तो इसमें इस तरीके से अपना कोड है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना? कैसे स्टार्ट करना, सिंपल है। यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहले 1, फिर यहाँ पे 4 लिखना है डायरेक्ट, 1 फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है, फिर 5 और फिर यहाँ पे 6, ठीक है। सो 1 के बाद आपको 2 को छोड़ देना है, 3 को छोड़ देना है, डायरेक्ट आपको 4 पे आ जाना है। क्लियर है? फिर यहाँ पे सबसे पहले सब्सट्रैक्शन, फिर रीड, फिर यहाँ पे क्या होगा ACTDR, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपन को एक्यूमुलेटर को यहाँ पे जो अपना डेटा रजिस्टर है उसके अंदर यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा रजिस्टर को एक इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ पे आपको डेटा रजिस्टर को मतलब कुल मिला के डेटा रजिस्टर को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो इस तरीके से ये रहेगा। सो सेम चीज़ अपनी यहाँ पे लिखी हुई है नीचे, ये देखो, ये सिंपल सा समझो माइक्रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो वो यहाँ पे रीड हो रहा है। देन उसके बाद एक्यूमुलेटर इसके अंदर जा रहा है डेटा रजिस्टर में, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, क्यों, कौन सा, डेटा रजिस्टर। इस तरीके से अपना यहाँ पे F1 फील्ड होगी, है ना? ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये F2 है, तो देखो इस तरीके से अपना F2 हो जाएगा। अब उसमें क्या बता रहा है, सेम 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से अपना यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना? सो अपना F3 जो है वो यहाँ पे सबसे पहले XOR ऑपरेशन बता रहा है, सिंबल XOR, है ना? सो यहाँ पे 2 के बीच में XOR ऑपरेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे COM, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है। COM का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, तो 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, ये चीज़ रहती है। तो इसके बाद यहाँ पे SHL मतलब शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, SHR मतलब शिफ्ट करना है राइट साइड में। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, INC मतलब इंक्रीमेंट करना है PC को, तो PC को ये देखो इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये सिंपल सा अपना यहाँ पे रहता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
अब देखो अपन बात करने वाले हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या होती है एंड ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है इस यूनिट का। सो सिंपल सा समझो, द कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग ऑपरेशंस, राइट। तो ये क्या करती है यहाँ पे, ऑपरेशन वगैरह को यहाँ पे डायरेक्ट करती है, राइट। कंट्रोल यूनिट मतलब कंट्रोल करती है ना, सिंपल है। सो इट मैनेज द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस and data within the processor, ensuring that tasks are carried out in the correct order, right। तो ये इंश्योर करता है कि जो यहाँ पे प्रोसेसर में टास्क वगैरह हो रहे हैं तो वो सही तरीके से यहाँ पे क्या हो, कैरी हो, है ना। तो ये सिंपल सा यहाँ पे है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट। सबसे पहला होता है हार्डवेयर, सेकंड होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड। तो सबसे पहले देखें हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या होता है। सो सिंपल सा समझो कि फास्ट बट लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज दे रियली ऑन फिक्स्ड सर्किट। इसका सर्किट फिक्स होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये लॉजिकल सर्किट पे बात करता है, लॉजिकल। सो दैट्स वाई यहाँ पे फिक्स सर्किट है, इसलिए लेस फ्लेक्सिबल है लेकिन फास्ट होता है बहुत। देन अगर हम बात करें माइक्रो प्रोग्राम्ड यूनिट की, तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल बट स्लोवर बिकॉज दे रियली ऑन माइक्रो कोड स्टोर्ड इन मेमोरी। तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन से बनता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो कोड से बनता है ना। सो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है बट बहुत स्लो होता है ना। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं। सो देखो सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द कंट्रोल हार्डवेयर कैन बी यू एज अ स्टेट मशीन दैट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन एवरी क्लॉक साइकिल डिपेंडिंग ऑन द contents of the instructions registers, the condition code and the external inputs। सिंपल सा समझो, सबसे पहली बात ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको लॉजिकल सर्किट से बनी होती है ना, लॉजिकल सर्किट से बनी होती है। और इस तरीके से एक स्टेट मशीन की तरह हम इसे देख सकते हैं। किसकी तरह हम इसे देख सकते हैं, स्टेट मशीन की तरह, है ना, मशीन की तरह, जो क्या करती है यहाँ पे एक मशीन से दूसरी मशीन में यहाँ पे चेंज होती रहती है ना। क्या करती है, एक मशीन से दूसरी मशीन में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है, ठीक है। ऑन एवरी क्लॉक साइकिल, हर एक क्लॉक साइकिल में, राइट। सो होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। द आउटपुट्स ऑफ द स्टेट मशीन आर द कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट होता है स्टेट मशीन का वो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, ठीक है। देन उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ द लॉजिक ऑपरेशंस, किसका, लॉजिक ऑपरेशन का जो सीक्वेंस होता है वो यहाँ पे कैरी आउट बाय द मशीन इज डिटरमाइंड बाय द वायरिंग ऑफ द लॉजिक एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे लॉजिक एलिमेंट किस तरीके से जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसका यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, है ना। हैंस द नेम यहाँ पे हार्डवेयर, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे थोड़ी और इसकी डेफिनेशन है, देखो। फिक्स लॉजिक सर्किट दैट करस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द बूलियन एक्सप्रेशन आर यूज टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स, राइट। तो यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें देते हैं क्योंकि ये लॉजिक सर्किट से बने होते हैं, सिंपल सी बात है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो हार्डवायर कंट्रोल इज फास्टर देन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। ये एक डिफरेंस भी लिख सकते हो आप। ये क्या होता है, फास्ट होता है, और यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो क्या होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है। देखो अ कंट्रोलर दैट यूजेस दिस अप्रोच कैन ऑपरेट एट हाई स्पीड, सिंपल है। देन उसके बाद यहाँ पे रिस्क, ये टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 5th यूनिट में है, ये इसमें नहीं है, राइट। तो रिस्क आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, रिस्क आर्किटेक्चर किससे रिलेटेड होता है, कंट्रोल हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड होता है। होप इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट्स के बारे में। सो ये क्या होता है, पहली बात ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम से बनी होती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे देखो द कंट्रोल सिग्नल्स एसोसिएटेड विथ ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन स्पेशल मेमोरी यूनिट्स एसोसिएटेड बाय अ प्रोग्रामर एज कंट्रोल वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, है ना। देन इसके बाद देखो कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम दैट इज सिमिलर टू अनदर लैंग्वेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं बाय अ प्रोग्राम
राइट, जो प्रोग्राम लगभग सिमिलर होते हैं दूसरे प्रोग्राम से, है ना, क्योंकि ये क्या है, माइक्रो प्रोग्राम है, इसलिए लगभग ये सिमिलर रहते हैं। देन उसके बाद देखो, द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट इज स्लोवर इन स्पीड बिकॉज ऑफ टाइम इट्स टेकन टू फैच माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी, राइट। क्योंकि देखो, अगर हमें फैच करना है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल मेमोरी से तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए ये क्या होते हैं, यहाँ पे स्पीड में बहुत स्लो होते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना यहाँ पे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का डायग्राम। अब इसको आपको याद भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। देन उसके बाद यहाँ पे दो इसके पार्ट रहते हैं, ऑप कोड और यहाँ पे एड्रेस फील्ड। तो अब क्या होता है, जो अपना ऑप कोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसको यहाँ पे डिकोड किया जाता है। ऑप कोड मतलब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, ये क्या बताता है, ऑपरेशन, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन होगा। जैसे ही ऑपरेशन पता चलेगा तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जो डिकोडर होता है उसको डिकोड कर लेगा, और इसके सिग्नल आएंगे यहाँ पे। इसके अंदर आते हैं सिग्नल, ये होता है अपना यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल जनरेटर मैट्रिक्स, जनरेशन मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे इसके अंदर सिग्नल्स आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। और फिर यहाँ पे जो अपना एक्सटर्नल सिग्नल है वो भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर है, ये क्या करता है, नेक्स्ट स्टेट को जनरेट करता है। तो ये सिग्नल भी कहाँ आते हैं, यहीं पे आते हैं। देन यहाँ पे अपना टाइमिंग यूनिट, सो ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे ये बताता है सीपीयू को कि कब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कितनी देर के लिए करना है, ये सारी चीज़ें ये बताता है। तो इस तरीके से सिंपल सा आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या है, फ्लैग एंड वेरिएबल्स, तो ये यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर के अंदर। सो होप ये क्लियर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो अब इसको क्या करना है, ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा है। मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इसको याद करो, है ना, या फिर आप इनको बनाओ। आप इजी वाले यहाँ पे डायग्राम देख लेना, आपको मिल जाएंगे आराम से, आप सर्च करना इंटरनेट वगैरह पे, तो एक दो डायग्राम आप वहाँ पे वो देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे जनरली क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, ये ऑप कोड से कनेक्टेड होता है। ऑप कोड मतलब यहाँ पे ऑपरेशन बताता है। फिर यहाँ पे आता है किसके पास, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एड्रेस जनरेटर के पास, है ना, जनरेशन यूनिट के पास। तो ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एड्रेस जनरेट कर देता है। जब एड्रेस जनरेट करेगा तो वो एड्रेस यहाँ पे आएगा किसके पास, यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर के पास, इसके पास आएगा। फिर यहाँ पे डिकोड किया जाएगा, फिर यहाँ से आएगा किसके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे स्टेट। तो ये माइक्रो प्रोग्राम रहता है, ठीक है। मतलब इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बहुत सारे प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जाता है यहाँ पे ये ऑपरेशन पार्ट के अंदर। फिर उसके बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन रहती है, स्टोर रहती है। तो वो किसको पता रहती है, डिकोडर को पता रहती है ना। फिर उसके बाद ये कनेक्टेड रहता है यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स के साथ। तो कुल मिला के ये इस तरीके से अपना रहता है ओवरऑल, है ना। बट आप इजी वाला कर लेना, ये मत करना। सो इसी के साथ हमारी यूनिट ख़त्म होती है। ऑल राइट, आपको होप यहाँ पे सारी यूनिट कंप्लीट हो गई होगी। यूनिट नंबर 1 सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करा दी हैं, है ना। और हाँ, अगर आपने PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाओ एंड परचेस कर लो अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही काम आएगा आपके।